वेलकम बैक। अभी हम एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर इंग्लिश। ये एक वन शॉर्ट वीडियो होगी, उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल और चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। और पिछले एक वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती की थी, वो भी मैं आपको इसमें करेक्ट करके बताऊँगा। सो द फर्स्ट पीपीटी है समरी। समरी हमने पढ़ा था कि ये हम लिटरेचर रिव्यू के लिए लिखते हैं और क्रिटिक आर्टिकल के लिए लिखते हैं। इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो पहले से आप देखते हो कि पहले से किसी ने रिसर्च किया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देखते हो, तो आप उनको अपने समरी के साथ कंपेयर करते हो, फिर उसी से चीज़ें निकल आती है और आपके साथ मतलब रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है ना। इस चीज़ को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं उसके लिए लिखते हैं और आर्टिकल्स वगैरह के लिए लिखते हैं। इसमें आप उसी चीज़ को सपोर्ट करके उसी चीज़ के बारे में लिखोगे और अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं चलेगा। फिर इसके कुछ मतलब तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि आपको समरी राइटिंग से पहले पता होनी चाहिए कि ये जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इट शुड बी फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोर्स। जिस सोर्स से आप लिख रहे हो, यानी जो जिस चीज़ को आप देख के लिख रहे हो ये समरी, तो उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़। फिर दूसरी बात, इट शुड रिप्रेजेंट द सोर्स मटेरियल इन एक्यूरेट फैशन, कि जो चीज़ आप लिख रहे हो वो सही तरीके से लिखें, उसमें अपनी तरफ से कुछ आपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी। और तीसरा, इट शुड कंडेंस द सोर्स मटेरियल, ठीक है, एंड प्रेजेंट योर ओन वर्ड्स। उसी को कम करके, ओरिजिनल को कम करके लिखें, कंडेंस करके लिखें और अपने अल्फाज में लिखें, आसान अल्फाज में। ये चीज़ें, कंडेंस योर ओन वर्ड्स, इसी तरह एक्यूरेट फैशन और फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद होनी चाहिए। इसके अलावा कि पूरी की पूरी चीज़ कॉपी नहीं करनी, वरना वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसमें जो है आप प्लेजराइजिंग कर सकते हैं, यानी कि प्लेजराइजिंग की तरफ आप जा सकते हैं। तो उससे आपने रोकना कैसे है या फिर कैसे बचना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और समरी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि समरी का एक पैराग्राफ से लेके एक पेज तक उसका लेंथ हो सकता है, ठीक है। 1 पैराग्राफ टू 1 पेज, अब पेज लिखा हुआ है ना, तो पीपीटी के हिसाब से चलेंगे 1 पेज, ओके। अच्छा, इसके अलावा उसमें आप हेडिंग्स बनाएंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे। अगर नहीं है तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर टॉपिक के अपने हैं तो उसी को ले लें, उन्हीं में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें दें, ठीक है। जैसे हर टॉपिक में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, आप उसको लिखें अपने पास, और हर हेडिंग में से एक एक या दो दो बातें आएंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी। उन्हीं चीज़ों को देख के आप समरी लिख सकते हैं। फिर जब आप लिखेंगे तो प्रूफ रीड करें दोबारा, गो थ्रू द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, ठीक है। कई दफ़ा आप रीड करें और उससे जो गलतियां होंगी वो निकाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है, वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है डिलिबरेट एक्टिविटी, यानी आप किसी इरादतन कसदन कोई काम करते हो, दूसरों का काम जो है आप कॉपी करते हो और उसमें जो है आप उनको कोई क्रेडिट नहीं देते हो। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप यानी कि हम मानते हैं कि जो जो बंदा जिसने पहले ही काम किया हुआ है ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ अल्फाज उसके सेम यूज़ किए हैं, कुछ फ्रेजेस यूज़ किए हैं या कुछ सेंटेंसेस सेम आ गई तो वो इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन अगर आप कंप्लीटली एक चीज़ को उठा के कॉपी पेस्ट करते हो तो ये मसला है, ठीक है। इसी केस में लिखा हुआ है कॉपिंग अ पैराग्राफ, ये प्लेजरिज्म है, ठीक है। या फिर अगर आप एक पैराग्राफ उठा के उसमें छोटे छोटे से चेंजेस करते हो, जैसे एडजेक्टिव वगैरह चेंज करते हो, फिर वो भी प्लेजरिज्म है। ये चीज़ें याद रखनी। इसके अलावा एक पैराग्राफ को कट करके आपने उसमें से 2-3 सेंटेंसेस का ऑर्डर चेंज किया, आगे पीछे कर दिया, अल्फाज चेंज कर दिए, वो भी प्लेजरिज्म है, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिंग अ पैराग्राफ बाय शॉर्ट नोट्स, ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो कि आपने कई और से ली हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से, और उनको मिला के आपने एक समरी लिखी, ये भी प्लेजरिज्म है, ठीक है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? मुझसे गलती यहाँ पे हुई थी कि इसमें कोई अवॉइड का नहीं लिखा, तो उसी फ्लो में मैंने इसी चीज़ को प्लेजरिज्म में काउंट कर दिया, लेकिन ये प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स मुझसे उस वीडियो में गलती हुई थी, तो ये। अच्छा, यानी कि प्लेजरिज्म से आप कैसे बच सकते हैं? तो लास्ट जो 2 पॉइंट्स है वो अवॉइड करने के हैं, ठीक है। इसमें पैराफ्रेजिंग अ पैराग्राफ बाय री राइटिंग विद सब्सटेंशियल चेंजेस। सब्सटेंशियल चेंजेस का मतलब ये
कि जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें आप कंप्लीट चेंज करके लिखें, अपने अल्फाज में लिख के, आसान अल्फाज में लिखें और पैराफ्रेज करके लिखें। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि उसमें जो अल्फाज जैसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आप उसको सिंपल वर्डिंग में करके लिखें, ठीक है। उसका लैंग्वेज, उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसका अमाउंट ऑफ डिटेल, यानी जितना वो लंबा है, जितना उसकी गहराई और उसकी जितनी डिटेल है, वो सब कुछ चीज़ आप चेंज करें, एग्जाम्पल्स आप चेंज करें, ठीक है। और उसको एक अपनी तरतीब से लिखें, लेकिन आइडिया वही होना चाहिए जो बेसिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है जो भी कोट है या किसी की कही भी बात है, जिस तरह हम कहावत कहते हैं, कॉल कहते हैं, ठीक है, तो उसको आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे और जहाँ से लिया हुआ है आपने वो साइट मेंशन करेंगे या जिसकी कही हुई बात है उस बंदे का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। एंड ये है समरी। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं। अच्छा जी, ओके। दूसरी वीडियो है लेटर टू द एडिटर, वीडियो कह रहा हूँ, दूसरी पीपीटी है लेटर। इसमें क्या है कि आप जो है लेटर लिखते कैसे और क्यों लिखते हो, इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस में लिखा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर इशू या कोई व्यू पॉइंट या कोई ओपिनियन आप शेयर करना चाहते हो, ये 3 अल्फाज आप उसमें याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें आप जो है दूसरों को, पर्पस में क्या आता है कि दूसरों को एजुकेट करेंगे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें आ गए। इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, तो आप जो है वो मतलब उसके बारे में जानोगे कि लिखना कैसे। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 2-3 अल्फाज जो मैंने आपको बता दिए। रीजंस क्या हो सकते हैं कि आप कोई आइडिया देते हैं, कोई पब्लिक ओपिनियन देते हैं, दूसरों को एजुकेट कराना चाहते हैं, किसी और पब्लिक ऑफिशियल जो होते हैं जो मसले को हल कर सकते हैं, यानी कि जो बड़े MP MNA वगैरह होते हैं लोग ना, उनको आप बताना चाहते हो, या कम्युनिटी में अपॉर्चुनिटी को पब्लिसाइज कराना चाहते हो, जो मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटी होती हैं लोगों को उनके बारे में बताना चाहते हो, ठीक है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है कि ये शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, बहुत एक छोटा सा शॉर्ट लेटर होना चाहिए, ओपिनियन बेस्ड हो, उसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं हो ठीक है, और एक मतलब छोटी सी चीज़ हो, ठीक है। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म टू शेयर ओपिनियन सर्टेन इवेंट्स, वही बात कि आइडियोलॉजी प्रोग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें आप उसमें मतलब उसमें बात कर सकते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में आप पहले सैल्यूटेशन, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सैल्यूटेशन में आप लिखोगे डियर एडिटर या टू द एडिटर। फिर उसके बाद आपका लीडिंग सेंटेंस आएगा, लीडिंग सेंटेंस में आप अपना टॉपिक शेयर करोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ आएगा, तो उसके बाद आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे और आखिर में जो है आप उसका एक मतलब एविडेंस बेस्ड चीज़ दोगे, ठीक है। और फिर उसी को आप समराइज़ करके, समराइज़ तो क्या करना है, एक छोटी सी मतलब छोटा सा लेटर है, तो आखिर में आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और उसको साइन करके भेजेंगे, ठीक है। यही इसमें लिखा है, प्रूफ रीड वगैरह करें और भेजें। सो ये है लेटर राइटिंग। ओके, नंबर 3 है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। इससे पहले ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग में क्या करते हैं वो देखना है, ठीक है। इसमें कोई इशू डिस्कस करते हैं, कोई प्रपोजल देते हैं या कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपने याद रखना। ये ऐसे ऑनलाइन या लाइव या इसी तरह की चीज़ नहीं है। इसमें एक मीटिंग होती है, एक बंदा बात कर रहा होता है, इशू सामने रखता है और लोग उस पेपर डिस्कस करके क्वेश्चनिंग वगैरह करके जवाब देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है रिपोर्ट। रिपोर्ट ज़्यादातर किसी चीज़ के बारे में हम देते हैं, जैसे हम CBC रिपोर्ट देते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो भी एक किस्म का रिपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन में तो खैर नहीं आता। जिस तरह कोई फॉर एग्जांपल रिटन चीज़ हो, ठीक है, जैसे बिजनेस में होता है बहुत ज़्यादा, और ये एक इनफॉर्मल या परसुएसिव चीज़ होती है, बस ये आपने याद रखना है। इसके अलावा पॉडकास्ट जो है ये ऑनलाइन चीज़ होती है जो पहले से प्री रिकॉर्डेड होती है, ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप भी हो सकती है, जो आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड का वर्ड आप इसमें याद रखेंगे। और इसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के लिए अपने पॉडकास्ट करते हैं, कोई अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है, कोई ऐसे ही अपनी तारीफ़ करने के लिए, दूसरों की तारीफ़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें करता है। फिर आता है वर्चुअल प्रेजेंटेशन। वर्चुअल प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी कि ऑनलाइन चीज़ें और ऑनलाइन एक किस्म की मीटिंग है, ठीक है, जिसमें सब अपने अपने हिस्से की बात करेंगे या जिसने जो कहना है, यानी कि सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा है वेबिनार। वेबिनार में क्या होगा, ये वेब बेस्ड है, मतलब वो ऑनलाइन चीज़ है, और ये लेक्चर या वर्कशॉप होगा या सेमिनार की तरह होता है, जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है, बाकी सारे सुन रहे होते हैं, ठीक है।
तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ वेबिनार और वर्चुअल में? वर्चुअल में जो है सब बात करेंगे, जैसे मीटिंग होती है। वेबिनार में एक बंदा बोल रहा होता है लेक्चर और सेमिनार की तरह, ठीक है। अच्छा, फिर इसको मतलब इसके स्टेप्स क्या है, जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्टेप ये कि आप उसको टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। पहले आप उनको बताओगे कि मैंने आपको मतलब किस चीज़ पे बात करनी है, ठीक है। फिर आप उनको वो बात बताओगे और स्टेप 3 में क्या करोगे, जो आपने उनको बताया वो आप रिवाइज करके बताओगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको बताया गया, ये तो खैर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले क्या क्या करोगे अटेंशन लेने के लिए, तो देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक है। और उसके बॉडी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब से करना है, जियोग्राफी के हिसाब से। और खैर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो चीज़ें टाइप्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप आओगे समरी पे, और समरी में क्या क्या चीज़ें करनी है। समरी में आप अच्छे तरीके से समराइज़ करोगे, ख़त्म करोगे, और ऐसे स्टेटमेंट्स पे ख़त्म करोगे ताकि वो लोगों को याद रहें और अच्छा इफेक्ट डालें, ठीक है। ये आपको उसके कुछ कंक्लूजन के कुछ तरीके बताए गए कि आप पुअर कंक्लूजन यानी कि ख़राब कंक्लूजन कैसे हो सकती है, इम्प्रूव्ड या उससे भी इम्प्रूव या उससे भी इम्प्रूव कैसे हो सकती है, तो ये देख लीजिएगा आप। अच्छा, इंगेज कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इंगेज यानी कि आप अपने ऑडियंस को कैसे अपने प्रेजेंटेशन के साथ इंगेज रखेंगे। तो मेटाफोर, कोई कहानी, कोई कहावत या इसी तरह की चीज़, एनालॉजी, वही बात, अपनी कोई पर्सनल वो चीज़, ठीक है, पर्सनलाइज स्टैटिस्टिक्स, वर्स बेस्ड केसेस, जो मतलब उसी चीज़ के हवाले से जो केसेस होती हैं, जो वाक़यात होती हैं, या इसी तरह जो भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इंगेज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस इसमें टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रन ऑन फ्रेगमेंट्स। रन ऑन फ्रेगमेंट्स, इस पे मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। इसमें ये जुमले कैसे ठीक करने हैं, किस तरह करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट चीज़, जुमले को पहचानना है कि आपने जुमले को देखना है कि भाई ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट फ्रेगमेंट्स और इंडिपेंडेंट फ्रेगमेंट में फ़र्क ये होता है कि डिपेंडेंट फ्रेगमेंट में आपको जुमले का मतलब पूरा समझ नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जुमला, आफ्टर आई केस्ट माई पे चेक, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। फुल स्टॉप का मतलब कि जुमला पूरा हो गया, लेकिन जब आप देखते हो तो जुमले का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। जब तक आप उसके साथ कोई दूसरा जुमला नहीं लगाओगे और ये फुल स्टॉप हटा के पूरा जुमला नहीं बनेगा, तो जुमला जो है वो ख़राब है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है, आफ्टर आई केस्ट माई पे चेक, फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब डिपेंडेंट फ्रेगमेंट है ना। बात समझ नहीं आ रही, इस चीज़ को हम डिपेंडेंट फ्रेगमेंट कहते हैं, और ये रन ऑन में आता है, ठीक है। तो जब आप डिपेंडेंट फ्रेगमेंट देते हो, देखते हैं, तो आप, और उसके साथ जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आप फुल स्टॉप को हटा के उसके साथ दूसरा सेंटेंस ज्वाइन करोगे और देखोगे कि उसका कोई प्रॉपर मतलब बन रहा है या नहीं। जैसे आपने ये फुल स्टॉप हटाया और फिर लिखा आई ट्रीटेड माई सेल्फ टू डिनर, तो फिर उसका मतलब बन रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये जो पूरा जुमला बन रहा है, दैट इज मीन कि ये इंडिपेंडेंट फ्रेगमेंट है, और इंडिपेंडेंट फ्रेगमेंट रन ऑन से निकल जाता है, फिर वो रन ऑन जुमला मतलब आपने ठीक किया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे जुमले हैं, देख लीजिएगा रन ऑन की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें, और यहाँ पे आपको दिखाया गया। जैसे कि डिपेंडेंट वर्ब फ्रेगमेंट है, तो डिपेंडेंट को आप हटा के इंडिपेंडेंट बनाओगे, दूसरे में डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर तीसरा देखें, तीसरे में एलन वॉकड ऑल ओवर द नेबरहुड यस्टरडे, फिर लिखा हुआ है, फिर फुल स्टॉप है, और दूसरा जो जुमला स्टार्ट किया वो ट्राइंग से स्टार्ट किया, यानी कि ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में क्या आता है, ING आता है। किसी भी जुमले के स्टार्ट में ऐसा वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है, जिसमें ING लिखा हुआ हो। तो ये हमेशा बीच में आता है या लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये जुमले के स्टार्ट में आया हुआ, और ये जब जुमले के स्टार्ट में आता है तो मतलब जुमले में गलती है। अभी आपने हटाना है, कैसे हटाना है, ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा के ट्राइंग को यस्टरडे के साथ हम जोड़ देंगे, मतलब उसी जुमले का हिस्सा बना देंगे, और ये पूरा जुमला बन जाएगा डॉग गो के साथ ही जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ तक, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, बाकी भी वही। अच्छा, नंबर 5 देखें, बिफोर अ रेस आई ईट स्टार्ची फूड। स्टार्ची मतलब क्या होता है, वो फूड जिसमें स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, ठीक है। सच इज़ ब्रेड एंड स्पेगेटी। अब सच इज़ का मतलब आपको एग्जांपल दिए, जैसे कि ब्रेड और स्पेगेटी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, मतलब पिछली बात के साथ ये कनेक्ट है ना कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड ज़्यादा खाता हूँ, जैसे कि स्पेगेटी और ब्रेड। लेकिन बीच में फुल स्टॉप लगाया हुआ है, मतलब दो जुमले को अलग किया हुआ है, जो कि नहीं है,
क्योंकि वो दोनों बातें कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो जब हम इसी तरह की गलती करते हैं तो ये रन ऑन फ्रेगमेंट में आता है। अब हमने इसको ठीक कैसे करना है कि ये जो फुल स्टॉप है बीच में, इसको हम हटाएंगे। फूड के बाद भले आप कॉमा लगाएं या कुछ भी ना लगाएं तो चलेगा, कॉमा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और फिर ये स्पेगेटी तक, फुल स्टॉप तक एक पूरा जुमला बन जाएगा जिसका मतलब समझ आता है, ठीक है। तो ये रन ऑन से हम इसी तरीके से निकालते हैं। अच्छा, ये आपको उसके सही फॉर्म्स, अच्छा हाउ टू करेक्ट वो बताया गया ना, कैसे करेक्ट करते हैं। कॉमा लगाते हैं फुल स्टॉप की जगह और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर ये कि जो फ्रेगमेंट जिसमें आईएनजी वगैरह हो, वो सारी चीज़ें वो हटा के जब सही जो उसका सेंस बनेगा ना, जुमले का सेंस देखना है आपने। मेन चीज़ रन ऑन में ये है भाई, इम्पॉर्टेंट चीज़ जुमले का सेंस है कि भाई जुमले का मतलब समझ आ रहा है या नहीं। मतलब समझ आ रहा है तो मतलब पूरा है। और स्पेगेटी बोल रहा हूँ, जो फुल स्टॉप है और जो कॉमा वगैरह वो आपने देखना है। अगर वो कहीं गलत जगह पे है तो आपने हटा के सही जगह पे पुट करने, ठीक है। और ऑप्शन में अगर ये सवाल आ जाए इसी तरह की चीज़ें तो आपने फुल स्टॉप कॉमा इन सारी चीज़ों को देखना है। अगर प्रॉपर जुमला है मतलब पूरा बन रहा है और आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो मतलब सही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रेगमेंट है। और बीच में उसमें कहीं ना कहीं फिर या तो फीव सेंटेंस होगा या कुछ होगा, ठीक है। फिर आप उसको इस हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो आपको उसके करेक्ट वो फ्रेगमेंट्स बताए गए हैं। इसके अलावा ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें। ये जिस भी जुमले के स्टार्ट में आएंगे तो ये डिपेंडेंट जुमला होगा, यानी कि कोई जुमला जो आफ्टर से स्टार्ट हुआ है, एफ से स्टार्ट हुआ है, इवन एफ से स्टार्ट हुआ है, व्हेन, व्हेनेवर, ऑल्दो, दो, इन ऑर्डर, दैट, वेयर, इज, बहुत सारे अल्फाज जो लिखे हुए हैं ना, इससे अगर जुमला स्टार्ट हो रहा है तो मतलब आधी बात है, बात समझ नहीं आएगी आपको, और वो जो है डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको ये वही बात दोबारा बताई गई है। और ये जैसे कि ये देखें, द मैन हु फाउंड माई वॉलेट, आगे कोई बात नहीं है तो मतलब अच्छा, आफ्टर आई रिसीव माई टेक्स्ट रिटर्न बिफोर, बिकॉज, ये वो अल्फाज है जो हमने पहले पढ़े कि ये अल्फाज है, इनसे जुमला स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट है। अब हम डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट को कैसे ठीक करेंगे कि इसके साथ इसका दूसरा हिस्सा लगा देंगे, यानी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात लगाएंगे जो इस बात का मतलब को पूरा करे, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये वही आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, देख लीजिएगा। इस पे हम बना चुके हैं वीडियो, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। एंड अंडरलाइंग द मिसिंग सब्जेक्ट, अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है ये आपके प्रैक्टिस के लिए। एंड अच्छा, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, रिफ्यूज सेंटेंसेस। फ्यूज सेंटेंसेस नाम से पता चलता है जब दो सेंटेंसेस जिनका मतलब तो समझ आ रहा है, मतलब एक पूरा जुमला है, ठीक है, उसमें फुल स्टॉप भी अपनी सही जगह पे, लेकिन बीच में जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि द बस स्टॉप सडनली, ठीक है, बस रुक गया, और आई स्पेल्ड कॉफ़ी ऑल ओवर माई शर्ट, ठीक है। लेकिन बीच में आप देखें जुमले दो है और दोनों का मतलब भी समझ आ रहा है, लेकिन बीच में कोई फुल स्टॉप या इसी तरह की चीज़ नहीं है जो इन दो जुमलों को अलग अलग करे। तो हम इन दो के बीच में कुछ लगाएंगे, या तो जैसे कि आप यहाँ पे सडनली के बाद कॉमा लगाएं और एंड लगाएं। अच्छा, कॉमा जब हम लगाते हैं तो उसके बाद हम कोई कंजंक्शन लगाते हैं फेन बॉयज में से, ठीक है। ये मतलब इसी तरह नॉर्मली होता है। अच्छा, हर जगह ये भी नहीं होता लेकिन ज़्यादातर यही होता है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा मारियो टोल्ड एवरीवन इन द रूम टू बी क्वाइट फॉर हिज फेवरेट शो इज ऑन, ठीक है। टू बी क्वाइट के बाद आप कोई कुछ भी लगा सकते हो, कॉमा लगाएं, बिकॉज हिज फेवरेट शो वाज ऑन। तो इसी तरीके से आप इस जुमले को अलग अलग कर सकते हो। जब दो जुमले जो कि जिनका मतलब, यानी कि बात तो एक ही हो रही है लेकिन दोनों जुमले जिनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस और कुछ ना कुछ पंक्चुएशंस होने चाहिए वो नहीं है, इस जुमले को हम फ्यूज सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, कॉमा स्प्लाइस इन्होंने लगा के आपको दिखाए हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं। रन ऑन मैंने आपको बता दिया, रन ऑन क्या है, टू कंप्लीट थॉट्स दैट आर रन टुगेदर विद नो एडिकेट साइन गिवन टू मार्क द ब्रेक बिटवीन देम। वही बात कि दो बातें हैं और उनके बीच में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि दोनों को अलग अलग करें, ठीक है, या फिर उन दोनों का मतलब ही समझ नहीं आ रही हो, तो ये रन ऑन कहलाता है। अब इसको हम पंक्चुएशंस के ज़रिए और इसी तरह चीज़ें फुल स्टॉप, कॉमा और ये सेमीकोलन वगैरह लगा के, फेन बॉयज लगा के, जो कंजंक्शंस होते हैं वो लगा के ठीक कर सकते हैं। फ्यूज सेंटेंसेस बता दिया, स्प्लाइस वगैरह जो होते हैं वो
कॉमा का एक फॉर्म होता है, उसको हम लगा के ठीक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया गया अ वार्निंग वर्ड्स दैट कैन लीड टू रन ऑन। ये अल्फाज अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपके जुमले को रन ऑन में ज़्यादा लेके जा सकते हैं, तो इनको आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करेंगे। अल्फाज को याद कर ले भाई, ये पूछ सकते हैं पेपर में, आई वी यू दे देयर नाउ दिस देन, ठीक है। अच्छा, हाउ टू करेक्ट रन ऑन, ये वही आपको दोबारा बताया गया है, इसमें फुल स्टॉप लगा सकते हैं। एंड हाँ, यही चीज़ें आगे दोबारा आपको लेटर और कुछ वो है सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए, तो आप देख लीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हो मैंने आपको बता दी है, यही चीज़ें जो है वो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, घुमा फिरा के यही सवाल होंगे, तरीका शायद सवाल अलग होगा, तरीके सबके यही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।